हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मूल अधिकार से जो भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बनेंगे और अभी तक जो भी प्रश्न पूछा गया है, ये सीरीज लेकर के आया हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मूल अधिकार का कोई भी प्रश्न यदि आपके एग्ज़ाम में आता है तो वो यहीं से आएगा। चलिए फ्रेंड्स, प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये भाग 3 है और तीसरा भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। यदि दूसरा भाग की बात करें तो वहाँ नागरिकता दिया गया है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर के आपको 11 तक है। और मूल अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक है। और फ्रेंड्स, आपसे पूछा जाता है कि मूल अधिकार के अंतर्गत कुल मिलाकर के कितना अनुच्छेद आता है, तो यहाँ पर आप 12 से काउंट करके 35 तक में देख लीजिएगा कि 25 अनुच्छेद आपको मूल अधिकार में आता है। और नागरिकता में यदि बात करें, पूछा जाता है कि कितना अनुच्छेद नागरिकता के अंतर्गत है, तो आप यहाँ 5 से लेकर के 11 तक काउंट कर लीजिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो कुल मिलाकर के यहाँ 7 अनुच्छेद यानी 7 अनुच्छेद नागरिकता में 7, और यहाँ पर मूल अधिकार के अंतर्गत 25 आर्टिकल आता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसे दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को दिया गया है। यदि फ्रेंड्स सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत, और ये जो है आपको रीट जारी करता है, और ये उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करता है। और ये मौलिक अधिकार को लागू करने का अधिकार दिया गया है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय दोनों को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? अनुच्छेद 13 का जो मुख्य उद्देश्य है, ये किसके संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो ये मौलिक अधिकारों के संबंध में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। यहाँ पर समझिए कि अनुच्छेद 13 का जो है मुख्य उद्देश्य संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना, लेकिन किसके संबंध में? तो मौलिक अधिकार के संबंध में यदि संविधान को सर्वोच्चता प्राप्त है तो वो अनुच्छेद 13 के तहत है। और यहाँ नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। यहाँ फिर से समझिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है। तो ये कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 13। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार से किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है? तो फ्रेंड्स, समानता के अधिकार आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 14 से लेकर के यानी 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 तक। और यहाँ भी आप लोग याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, ऐसा प्रश्न पूछा गया है कई बार कि समानता के अधिकार के अंतर्गत कुल कितना अनुच्छेद आता है? तो यहाँ 14 से 18 तक आप काउंट कर लीजिए, 14, 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के आपको 5 अनुच्छेद मिलेगा समानता के अधिकार में। और कई बार फ्रेंड्स पूछा गया है ऐसा करके, एसएससी में पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया है, और आगे इसी तरह से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अभी जो है थोड़ा घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है। इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा वहीं पर जहाँ क्वेश्चन है। आप उसमें ध्यान से जब पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होता है, अपने आप क्वेश्चन निकल के आएगा। और फ्रेंड्स, यदि आप इससे पहले जो भी सीरीज डाला गया है वहाँ आपको नागरिकता के संबंध में और किस देश से कौन सा लिया गया है, इस तरह के पॉलिटिकल का भी कुल मिलाकर के पीछे 8 भाग डाल दिया गया है। तो आप वहाँ जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, वैसे मैं आपको लिंक दे दूँगा यहाँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा आपको किसी भी एग्ज़ाम में। तो आप निश्चिंत रहिए, ध्यान से देखिए।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार को संबोधित करता है, यानी विधि के समक्ष जो समता है, समानता है, इसके अधिकार से संबंधित अनुच्छेद अनुच्छेद ये 14 है, 14। और समान सिविल संहिता की यदि बात करेंगे फ्रेंड्स, तो वो अनुच्छेद 44 में यानी 44 में है समान सिविल संहिता। और एकमात्र राज्य है भारत में गोवा जहां ये अनुच्छेद 44 लागू है, तो यहाँ ध्यान देंगे। तो इसीलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान से समझेंगे आप कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द, यानी प्रस्तावना में प्रयुक्त है ये समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान करेगा। तो ये अनुच्छेद 14 और 16 को एक साथ रख करके समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार आपको दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। यानी लोक नियोजन, कोई भी लोक नियोजन हो रहा है तो उसमें अवसर की, जो आपको अवसर मिलता है उसमें भाग लेने के लिए, की समानता की गारंटी प्रदान करता है। तो ये अनुच्छेद 16 का 1 और 2 समानता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब फ्रेंड्स है संवैधानिक उपबंध, और देखिए यहाँ केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। और यहाँ ध्यान से आप समझेंगे कि भारत का जो नागरिक है उन लोगों को कौन कौन, जैसे अब हम लोगों को, आपको, और ये भारत का जो भी नागरिक है सभी को कौन कौन सा मूल अधिकार प्राप्त है। जैसे कभी विदेशी कोई आ गया तो उन लोगों को कौन सा मूल अधिकार मिलेगा, और कौन सा ऐसा मूल अधिकार है जो उन लोगों को भी मिलेगा और हम लोगों को भी मिलेगा, तो ये देखेंगे आगे। इसीलिए आप ध्यान से समझिए। यहाँ फर्स्ट है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो यहाँ फ्रेंड ध्यान देंगे कि धर्म, किसी भी धर्म के आधार पर, मूल, वंश, जाति, लिंग जैसे स्त्री पुरुष या जन्म स्थान के आधार पर विभेद आप नहीं कर सकते, ऐसा अनुच्छेद 15 में कहा गया है। और ये केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, विदेशी को नहीं। नेक्स्ट देखिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की चर्चा किस अनुच्छेद में है। जैसे कोई भी नियोजन होगा, लोक नियोजन, तो उसमें आपको समान अवसर मिलेगा, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया, ये अनुच्छेद 16 में कहा गया, तो आप इसे याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य में आबंध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता की चर्चा किस अनुच्छेद में। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, कोई बड़ा नहीं है, आप ऐसे समझिए कि वाक एवं अभिव्यक्ति मतलब बोलने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण आप शस्त्र रहित सम्मेलन करने, यानी बिना शस्त्र का आप कहीं बैठ करके सम्मेलन कर सकते, संघ एवं सरकारी समिति, आप कोई सरकारी समिति बना सकते हैं, भारत के राज्य में आबद्ध संचरण, आप कहीं आ जा सकते हैं, बस सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, ये सब आपको अनुच्छेद 19 में दिया गया। और आगे अब देखिए कि जैसे 19 के 1, 19 का 2, इस तरह से किस अनुच्छेद में क्या है। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की चर्चा किस अनुच्छेद में है। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों का संरक्षण, तो जो अल्पसंख्यक वर्ग होगा, यहाँ फ्रेंड्स जान लीजिए कि अल्पसंख्यक आप किसे कहेंगे। यदि कोई भी धर्म है या कोई भी भाषा बोलने वाला है और उसका 10% से कम जनसंख्या है, जैसे आप मान लीजिए कि यदि हिंदी बोलने वालों की संख्या मात्र 10% से कम है तो इसे अल्पसंख्यक मान लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप ईसाई धर्म के लोग पूरे भारत में 10% से कम है तो उसे अल्पसंख्यक मान लिया जाएगा। तो इसीलिए आप यहाँ याद रखेंगे, यहाँ से आपको प्रश्न ऐसे मिल जाएगा कभी कभी और पूछ देता है कि कितना प्रतिशत से कम होने के बाद उसे अल्पसंख्यक माना जाएगा, तो 10%। अब क्या होगा कम, तो उन जनसंख्या, जैसे भाषा बोलने हो, भाषा के आधार पर भी हो सकता है अल्पसंख्यक,
धर्म के आधार पर भी हो सकता है, तो इसीलिए आप याद रखेंगे, इसके लिए बाउंडेशन है 10%। चलिए नेक्स्ट देखिए, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार की चर्चा किस अनुच्छेद में है? शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, यानी जो अल्पसंख्यक है वो अपने अनुसार शिक्षण संस्था स्थापित कर सकता है और वहाँ प्रशासन चला सकता है, ये अनुच्छेद 30 में कहा गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए फ्रेंड्स, ऊपर जो भी मैंने आपको बताया वो है कि जो केवल भारत के नागरिक को मिलेगा, और अभी जो आया है ये भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूलाधिकार, यानी जो भारत के हैं उन लोगों को तो मिलेगा ही, लेकिन जो विदेश से आएंगे उन लोगों को भी मिलेगा। तो पहला है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ये आप देखे होंगे कि भारत के जो नागरिक है उन लोगों को भी था, जो विदेशी जो नागरिक आएगा उन लोगों के भी विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण मिलेगा। विधि का अर्थ यहाँ ये है कानून, कानून का जो कानून है, आप विदेश से कोई व्यक्ति आएगा तो उसके लिए अलग से थोड़े कि किसी का मर्डर कर दिया तो उसको दूसरा सज़ा दिया जाएगा, जो सज़ा भारत में भारतीय नागरिक को दिया जाएगा वहीं दिया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षक है, ये विदेश के नागरिक और भारत के नागरिक दोनों को प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, या अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में दिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक जैसे आपको किसी भी, मान लीजिए अपराध के लिए एक बार सज़ा दिया गया है तो आपको फिर उसी के लिए दोबारा सज़ा नहीं दिया जा सकता है। तो ये जो है अनुच्छेद 20 भारत के नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। और नेक्स्ट देखिए, जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार यानी जीने का अधिकार, और आपको इसी में है अनुच्छेद 21 में है। और ये आजकल नया जोड़ा गया निजता का अधिकार, नैसर्गिक अधिकार भी कहीं आपको मिलेगा, नैसर्गिक अधिकार या निजता का अधिकार अनुच्छेद 21 यानी 21 में दिया गया है। तो जीवन का अधिकार, जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, ये सब निजता मतलब वो आप किसी भी चीज़ को छुपा करके रख सकते हैं, ये आपको अधिकार दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 21 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, और यहाँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अनुच्छेद 32 जो है इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, और वहीं अनुच्छेद ये 19 जो है यानी 19, इसे क्या कहा जाता है? भारतीय संविधान का रीढ़ कहा जाता है, रीढ़ कहा जाता है। कई बार पूछ लिया है फ्रेंड्स, अब बनता नहीं है, तो आप रीढ़ और आत्मा को समझिए, ये 32 आत्मा है और ये 19 जो है ये आपको भारतीय संविधान का रीढ़ कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण जो है ये अनुच्छेद 22 में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 और 24 में सम्मिलित रूप से 23-24 में दिया गया है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये 2 अनुच्छेद में है। समानता का अधिकार 14 से 18 है, आप वहाँ जान लिए होंगे कि अनुच्छेद वहाँ कुल मिलाकर के कितना आता है, 5 आता है। और ये मूल अधिकार जो है 12 से 36, इसमें कुल मिलाकर के 25 अनुच्छेद आता है, आप काउंट कर लीजिएगा। और जो नागरिकता है जो 5 से 11 है, इसमें अनुच्छेद कुल मिलाकर के 7 अनुच्छेद आता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार। आपकी जो धर्म है एवं संस्कृति, सभ्यता मतलब रहन सहन जो है, इसकी स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक दिया गया है। तो आप देख लीजिए कि 25, 26, 27, 28, तो आपको धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है 25 से लेकर के 28 तक, और इसमें कुल मिलाकर के 4 अनुच्छेद है। चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो ये अनुच्छेद किया गया है 17 में। अस्पृश्यता यानी आप यहाँ अस्पृश्यता का मतलब है कि छुआछूत जो समाज में चल रहा था, अभी तो बहुत कम हो गया है, तो ये छुआछूत का विरोध किया गया है यानी अस्पृश्यता। तो ये अनुच्छेद 17 में किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नोट लिखा हुआ है और इसीलिए आप ध्यान से यहाँ सुनेंगे। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है,
अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। यानी आप छुआछूत नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि कुछ लोग अपने आप को स्टैंडर्ड क्वालिटी का समझता है, तो अपने से नीचे वाले को देखता है तो कहता है तुम अलग रहो, वहाँ वो नहीं जाना चाहता। तो इसको यदि कोई बढ़ावा दे रहा है तो वो दंडनीय अपराध है। और ये किसके तहत है? अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के तहत। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता जो है समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। आर्थिक समानता का अर्थ है कि सभी व्यक्ति को समान अर्थ मतलब रुपया रखने का अधिकार। जैसे अब ऐसा मौलिक अधिकार बना देगा कि आर्थिक समानता आपको मिलेगा ही, तो अब सबको बराबर कर दिया। मान लीजिए 10 आदमी है, 10 को 10-10 लाख रुपया है, तो फिर वहाँ समस्याएं क्या आएगी मैं आपको बताता हूँ। आप मान लीजिए कि आप 2 आदमी हैं, आप गए मार्केट सब्जी लेने, आप अकेले हैं, वहाँ गए, एक आदमी उधर से आया मार्केट में। अब आप चले गए सब्जी की दुकान पर, सब्जी के दुकान वाला के पास गए, आपको मान लीजिए कि सब्जी लेना है, तो सब्जी में आपको क्या लेना है? गोभी लेना है। तो आप गोभी लेने गए, तो गोभी मान लीजिए वहाँ 1 केजी मात्र गोभी है, और इस 1 केजी गोभी का दाम दुकानदार की तरफ से 30 रुपया रखा गया है, और आपको चाहिए 1 केजी गोभी, और ये भाई साहब जो आया है इनको भी चाहिए 1 केजी। आपके पैकेट में मान लीजिए 10,000 रुपया है, इनके पास भी 10,000 रुपया है। तो ये गोभी वाला को आप बोलिएगा कि मुझे चाहिए, तो ये बोलेगा ठीक है मैं आपको देता हूँ, 30 रुपये लगेगा। तो आप कहिएगा हाँ बिल्कुल मैं दूंगा आपको। लेकिन ये जो है ये इधर से ये कहेगा नहीं मुझे चाहिए, मैं आपको 40 रुपया दूंगा। तो आप सोचिएगा कि अच्छा ये 40 रुपया दे रहा है, हमारे पास भी तो 10,000 रुपया है। तो आप बोलिएगा क्या मैं 50 रुपया दूंगा। ये भी गुस्सा में आ जाएगा, कहेगा मैं 60 रुपया दूंगा। अब देखिए आप गुस्सा में आ जाइएगा, कहिएगा कि मैं 500 रुपया दूंगा, ये भी आ जाएगा 500। या ऐसे करते करते आप कहाँ तक जाइएगा? 10,000 तक जाइएगा। चूँकि आपके पास तो 10,000 रुपया है, तो ये भी बोल देगा कि मैं भी 10,000 दूंगा, चूँकि लेना तो है। तो इसीलिए अब समान रुपया है, यही मान लीजिए, तो आप सब्जी वहाँ लेगा कौन? चूँकि दोनों बराबर रुपया दे रहा है। आप ही मान लीजिए कि आप ही कुछ बेच रहे हैं, तो आप किनको दीजिएगा? जो आपको ज़्यादा रुपया देगा। लेकिन जब दोनों बराबर दे रहा है तो आप किसको दीजिएगा? तो आप कहिएगा जो नज़दीकी रहेगा। लेकिन ग्राहक जो होता है सब दुकानदार के लिए समान होता है, वहाँ कोई नज़दीकी नहीं होता है। तो इसीलिए होता है कि आप आर्थिक समानता को मौलिक अधिकार नहीं माना गया। चूँकि यही मान लीजिए कि इनके पास 10,000 है, इनके पास 5,000 रहता, तो ये 5,000 तक जाता, तो ये 5,000 से ऊपर जा नहीं सकता, क्योंकि इसके पास तो 5,000 से ज़्यादा रुपया है ही नहीं। तो इसीलिए आर्थिक समानता को मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं किया गया। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट देखिए, उपाधियों के अंत की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 18 में है। उपाधियों का अंत, जैसे कोई उपाधि दे दिया जाता, जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये महात्मा गांधी जी थे। गांधी जी का पहले गांधी जी नाम था, बाद में उनको दे दिया गया महात्मा दे दिया, तो महात्मा उपाधि दे दिया गया। फिर ये गांधी जी को ही मलंग बाबा कहा जाता है, तो मलंग बाबा कहा जाता है, कुली बैरिस्टर कहा जाता है, भिखारियों का राजा कहा जाता है। तो ये सब गांधी जी को दिया गया उपाधि है। तो ये अब नियम बना दिया गया है कि आप ये उपाधि नहीं ले सकते हैं। तो और लेकिन कुछ संबंध में है कि आप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत रत्न, तो भारत रत्न भी एक तरह का उपाधि है। आप कहिएगा ये पुरस्कार है, तो पुरस्कार तो है, लेकिन आप पढ़ते होंगे कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो भारत रत्न क्या लगा? पहले लगा नाम से पहले, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया? उपाधि हो गया। तो इसीलिए आप समझिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसीलिए मैं यहीं तक रहने देता हूँ। फिर मैं इसका मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार का अगला पार्ट लेकर के आऊँगा, वहाँ मैं आप लोगों को पूरा क्लियर करा दूँगा। बस एक पार्ट लेकर के आऊँगा, वहाँ ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फ्रेंड्स यदि आप नए हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि आपकी तैयारी की जो लेवल है मैं उसे ऊँचा उठा दूँगा। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि ऐसा कंटेंट आपको ला करके देना जो आपको एग्ज़ाम में
A to Z आए। और फ्रेंड्स देख लीजिएगा कि कोई भी एग्ज़ाम होगा वहाँ आपको यहाँ जो भी मैं वीडियो अभी तक डाला हूँ 40-41 डल गया है, धीरे धीरे डलता जाएगा, यहीं से क्वेश्चन मिलेगा। यदि वो कठिन प्रश्न पूछने का प्रयास करेंगे तो यहीं से मिलेगा। नॉर्मल क्वेश्चन भी मैं लेता हूँ लेकिन कम लेता हूँ, और चूँकि नॉर्मल इसलिए कम लेता हूँ कि आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं वहाँ से नॉर्मल आपको बन जाएगा लेकिन कठिन नहीं बनेगा। तो यहाँ जो ब्रजेश स्टडी है इसमें एक ही उद्देश्य है कि आपकी तैयारी का जो लेवल है उसे पूरा हाई करना। चलिए फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।